हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम आधुनिक भारत के इतिहास को जानेंगे जो यूपीएससी में आधुनिक भारत से प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपियों का आगमन। इसमें कौन कौन आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी लोग आए थे। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। इसके अंतर्गत बंगाल में, मैसूर में, मराठा, पंजाब, अवध के क्षेत्रों को देखेंगे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के बारे में जानेंगे, जिसमें वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली आदि को हम समझेंगे। डलहौजी की नीतियाँ, ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। फिर हम देखेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अंतर्गत भू राजस्व नीतियाँ, कृषि का वाणिज्यीकरण, उपनिवेशवाद और उसके चरण, औद्योगिक नीति, रेलवे तथा धन की निकासी, ये ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अंतर्गत हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे ब्रिटिश प्रशासनिक नीति, है ना, जो प्रशासन कैसा था उसके अंतर्गत हम देखेंगे सिविल सेवा, पुलिस सेवा, सैन्य व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। इसमें समाज सुधार के प्रति नीति, शिक्षा की नीति, इन नीतियों के बारे में हम जानेंगे। फिर इन सब कार्यों से भारतीय प्रतिक्रिया कैसी हुई उसके बारे में जानेंगे। उसके अंतर्गत हम देखेंगे जनजातियों का विद्रोह, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन। इसमें राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे व अन्य प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हम जानेंगे। फिर अंत में फिर हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद। ठीक, तो राष्ट्रवाद का उद्भव कैसे हुआ, कांग्रेस की स्थापना की क्या क्या परिस्थितियाँ थी। फिर राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा के बारे में जानेंगे। इसमें उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, गांधीवादी और समाजवादी विचारों के बारे में हम जानेंगे। फिर भारत का विभाजन और स्वतंत्रता भारत को कैसे मिली इसके बारे में जानेंगे। और जो संवैधानिक विकास हुआ था उस समय हम उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, और कुछ अन्य तथ्य अगर रह गए होंगे तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले यूरोपीय लोग भारत आए थे, है ना। जब भारत का आधुनिक भारत के इतिहास की जानकारी जब से स्टार्ट होता है तो इनके भारत आने का क्रम क्या था। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फ्रांसीसी आए। ठीक, पुर्तगालियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आए पुर्तगाली भारत में और सबसे बाद में गए। आपको पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियों में पुर्तगाली थे। इन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया और विभिन्न स्थानों पर कारखाने, फैक्ट्री, व्यापारिक केंद्र या बस्ती की स्थापना की। ये कारखाने उत्पादन के केंद्र नहीं थे बल्कि भंडार गृह थे। यहाँ पर वस्तुओं का संग्रह करके उन्हें यूरोप भेजा जाता था। कहाँ भेजा जाता था? यूरोप भेजा जाता था। ये फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी जिसमें गोदाम, है ना, कार्यालय, व्यापारियों के लिए आवास भी होते थे। पुर्तगालियों ने कारखाना निर्माण की इस पद्धति को इटली के व्यापारियों से प्राप्त किया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सर्वप्रथम 1498 में भारत के पश्चिमी तट कालीकट में आया, जहां हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, जबकि वहां मौजूद अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया, जिसका कारण क्या था? आर्थिक कारण था। वस्तुतः प्रथम फैक्ट्री 1503 में कोचीन में बनी। कहाँ बनी? कोचीन में बनी। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन सा? फ्रांसिस डी अल्मेडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। कौन सी पॉलिसी अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी। वस्तुतः पुर्तगाली सरकार की ओर से ये कहा गया कि पुर्तगाली व्यापारी ऐसे किलों का निर्माण करे जिसका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण करना भी हो। इसी को नीला पानी नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। पुर्तगाली गवर्नर अल्बकुर्क ने भारत में पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए कहा, जिससे भारत में पुर्तगाली बस्ती के निर्माण को मजबूती मिले।
अल्बुकुर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुकुर्क को। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ। इसी क्रम में पुर्तगालियों ने ब्रिटिश राजकुमार को बॉम्बे, जो आधुनिक मुंबई कहलाता है, बॉम्बे दहेज में दे दिया, जिसने 1668 में बॉम्बे ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों का विभाजन या भारत में पुर्तगालियों का योगदान यह रहा कि उन्होंने गोवा में प्रिंटिंग की स्थापना की, तंबाकू की खेती का प्रचलन किया, यूरोपीय भवन निर्माण की गोथिक शैली को भारत में प्रवेश कराया तथा यूरोपीय चित्रकला के तत्वों को भारत में प्रचलित किया। पुर्तगालियों की ईसाईकरण की नीति ने लोगों में असंतोष पैदा किया, जो उनके पतन का कारण बना। इसी तरह उन्होंने व्यापार के साथ लूटपाट की नीति अपनाई, अतः उनके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हुई। वस्तुतः पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति की शुरुआत की, जिसके तहत समुद्री व्यापार के लिए जहाजों को पुर्तगालियों से परमिट प्राप्त करना होता था तथा इसे न लेने वालों को दंडित करते हुए उनके जहाज को लूट लिया जाता था। कार्टेज लेने वाले व्यापारियों को गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, कार्टेज लेने वाले व्यापारियों को गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अब हम जानेंगे डच कंपनी, जो 1602 में भारत आए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हॉलैंड में हुई थी। उसकी देखरेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था। डच सरकार का कंपनी पर नियंत्रण था और कंपनी द्वारा की जाने वाली सभी संधियां डच सरकार के नाम से की जाती थी। डच कंपनी को युद्ध करने, संधि और क्षेत्र विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। वस्तुतः ये एक सहकारी संस्था के रूप में मौजूद थी। डचों ने बाटविया, जो इंडोनेशिया था, डचों ने बाटविया को अपना मुख्यालय बनाया। भारत स्थित डच कंपनी इसी केंद्र के प्रति उत्तरदायी थी। डचों ने भारत में कोरोमंडल तट को अपने व्यापार का आधार बनाया। कोरोमंडल तट कौन सा होता है? देखो मैं बता दूं, अगर दक्षिण भारत देखा जाए तो ये मालाबार तट है ना, मालाबार तट है ये वाला, और ये वाला तट है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ठीक, इसकी बात हो रही इधर वाले क्षेत्र, है ना। डचों ने भारत में कोरोमंडल तट को अपने व्यापार का आधार बनाया। 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्र निर्यात को ज़्यादा महत्व दिया। इसी तरह भारत से वस्त्र निर्यात को सर्वप्रथम वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। अंततः 1759 में बेदारा का युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। तो बेदारा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। ठीक है, अब हम जानेंगे इस बेदरा के युद्ध को चिनसुरा या हुगली का युद्ध भी कहते हैं, कभी कभी इन नामों से भी पूछ लिया जाता है। अब हम जानेंगे ब्रिटिश कंपनी के बारे में। 1588 में अंग्रेजों ने अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित की और पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए कदम बढ़ाया। इसी क्रम में 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई? 1599 में, जिसे आरंभ में 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार दिया गया, किंतु आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए
बढ़ा दिया। 1608 ईस्वी में भारत के मुगल सम्राट जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस के साथ एक ब्रिटिश व्यापारिक मंडल ने सूरत में अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। कहाँ पे? सूरत में अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजी मुशान थे। ब्रिटिश कंपनी को गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलिकाता की जमींदारी प्राप्त की, है ना। ब्रिटिश कंपनी को ये इनकी जमींदारी मिली। तीन जगह की, कौन कौन सी? गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलिकाता की जमींदारी प्रदान की। इन जमींदारों को मिलाकर जॉब चोरनोक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? चार्ल्स आयर था। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को एक शाही फरमान प्रदान किया, जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक के बदले करमुक्त व्यापार की अनुमति मिली, है ना। 3000 रुपये वार्षिक के बदले करमुक्त व्यापार की अनुमति मिली। अब हम जानेंगे डेनिश कंपनी के बारे में। 1616 ईस्वी में डेनमार्क की डेनिश कंपनी की स्थापना हुई, है ना। 1616 में डेनमार्क की डेनिश कंपनी की स्थापना हुई। इसने ट्रंकोवार, जो तमिलनाडु में है, 1621 में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की, किंतु आगे चलकर इन्होंने अपने सभी केंद्रों को ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया। फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रांस के शासक लुईस XIV के समय वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से हुई। फ्रांसीसी कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार और वित्तीय संसाधन प्राप्त थे। इस तरह ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। 1668 में फ्रांसीसी केरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया और सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच यूरोपीय और भारतीय मुद्दों के कारण 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन से युद्ध? कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। तो मैं ये बताना चाहूँगा, 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था? वांडीवास, ठीक है, वांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे अंग्रेजों से, ठीक है। फ्रांसीसियों को पराजित किया, है ना। भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा का आरंभ फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने किया, जिसे आगे चलकर अधिकारी क्लाइव ने अपनाया। भारत में फ्रांसीसियों की पराजय के निम्नलिखित कारण थे। फ्रांसीसी कंपनी थी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, अतः उसे निर्णय लेने में विलंब होता था। फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में सहयोग और समन्वय का अभाव था। फ्रांसीसियों की नौसैनिक क्षमता ब्रिटिश की तुलना में कमजोर थी, अतः संघर्ष में वे पराजित हुए, ठीक है। तो पूरी हम कंपनियों के बारे में जान चुके हैं। अब हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, है ना। ब्रिटिश का साम्राज्य कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो सबसे पहले देखेंगे बंगाल में इन्होंने कैसे अपना अधिकार बनाया। तो बंगाल में सबसे पहले मुर्शिद कुली खां के बारे में जानते हैं। इसे औरंगजेब द्वारा बंगाल का दीवान बनाया गया 17वीं सदी में। इस समय बंगाल का सूबेदार अजी मुशान था, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में रहता था, अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास थी। मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। इसी के समय बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई, मतलब बंगाल में वंशानुगत शासन चालू होने लगा। मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधार क्या थे? इसने छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई की और जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि, जो राज की भूमि थी, उसमें परिवर्तित कर दिया। फलतः राज की आय में वृद्धि हुई। इसने बड़े जमींदारों को बनाए रखा, जो राजस्व वसूली में उसका सहयोग करते थे। साथ ही उनकी जागीर भूमि को भी बनाए रखा। किसानों को ऋण की सुविधा, जैसे तकावी बोलते थे, है ना, ऋण की सुविधा को तकावी बोलते थे, उपलब्ध कराया।
मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। ढाका से कहाँ ट्रांसफर कर ली इसने अपनी राजधानी? मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खां के बाद आया अलीवर्दी खां, जो 1740 से 1756 तक था। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगे और छेड़ने पर काट कर मार डालेंगे। मतलब अलीवर्दी खां ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि अंग्रेजों के साथ सहयोग करना जरूरी है ना। अगर इनसे कुछ विरोध या कुछ इनका मतलब लड़ाई वगैरह इनसे की तो ये बहुत शक्तिशाली है और अपने को मार डालेंगे। फिर आता है सिरोजुद्दौला 1756 से 1757। नवाब बनने के साथ ही इसने अपने संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा, है ना। इसको सिरोजुद्दौला को अपने संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और उसकी मौसी घसीटी बेगम। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरोधियों को संरक्षण दिया तो दूसरी तरफ नवाब की अनुमति के बिना ही कलकत्ता में किलेबंदी शुरू कर दी। अतः नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कलकत्ता पर हमला किया और जून 1756 में फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता में है, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इस घटना के संबंध में ब्रिटिश अधिकारी हाल्वेन ने ब्लैक होल कांड का उल्लेख किया है। कौन सा? ब्लैक होल कांड का उल्लेख किया है। इसका तात्पर्य उस घटना से है जिसके तहत नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे से कमरे में कैद किया। अगले दिन केवल 23 जिंदा बचे। तो इसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण के लिए क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से सेना बुलाई और फोर्ट विलियम पर अधिकार किया। अब क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में कर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया। इसमें प्रमुख थे मीर जाफर, मीर कासिम जो सैन्य प्रमुख था, अमीन चंद जो पूंजीपति था, मानिक चंद जो कलकत्ता का प्रभारी था और जगत सेठ, ठीक है, और फतेह चंद्र था जो कलकत्ता का बैंकर था। अब हम जानेंगे प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक, 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। प्लासी बंगाल के नादिया जिले में भागीरथ नदी के तट पर आम्रकुंज में स्थित है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। क्लाइव ने षड्यंत्र के माध्यम से नवाब के अधिकारियों को पहले ही अपने पक्ष में कर लिया था। अतः नवाब को युद्ध मैदान से भागना पड़ा और युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। नवाब की ओर से मीर मदन और मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई। अब अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया। इस तरह बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई। अब नवाब अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था, जिससे अंग्रेजों ने आर्थिक लाभ प्राप्त किया। इस तरह प्लासी विजय के पश्चात बंगाल की लूट प्रारंभ हुई। मीर जाफर जो 1757 से लेकर 1760 तक रहा। नवाब बनने के बाद इसने कंपनी को 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी दी और उपहार स्वरूप धन प्राप्त किया। किंतु मीर जाफर अंग्रेजों की मांगों से तंग आकर डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई, जिसका पता अंग्रेजों को चला। इसी क्रम में 1759 में अंग्रेजों ने बेदारा के युद्ध में डचों को पराजित किया और मीर कासिम को नवाब बनाया। ठीक है, जो बेदारा का युद्ध हुआ था इसमें डचों को पराजित किया अंग्रेजों ने और मीर कासिम को नवाब बनाया। अब जानेंगे मीर कासिम जो 1760 से लेकर 1763 तक नवाब था। नवाब बनने के बाद इसने अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव का क्षेत्र प्रदान किया और उपहार स्वरूप बड़ी मात्रा में धनराशि दी। इस आधार पर ब्रिटिश अधिकारी वेंसी टाट
ने इसे सत्ता परिवर्तन की क्रांति की संज्ञा दी, किंतु यह कोई क्रांति नहीं थी क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन में बंगाल की जनता की कोई भूमिका नहीं थी। न ही इस सत्ता परिवर्तन के पश्चात बंगाल की शासन व्यवस्था में कोई व्यापक परिवर्तन आया। वस्तुतः सत्ता पहले भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कठपुतली नवाब के पास थी और अब भी बंगाल का नवाब अंग्रेजों की कठपुतली था। इसे इस दृष्टि से भी क्रांति नहीं कहा जा सकता क्योंकि मीर कासिम से अंग्रेजों के आर्थिक हितों को हानि पहुंची। वस्तुतः मीर कासिम ने यूरोपीय पद्धति से अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे निःशुल्क व्यापार के अधिकार, जिसे दस्तक कहते थे, के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसने राज्य में चुंगी समाप्त कर दी। इससे अंग्रेजों को आर्थिक हानि होने लगी, अतः इस मुद्दे पर अंग्रेजों को मीर कासिम से युद्ध लड़ना पड़ा। इस तरह हम कह सकते हैं कि 1760 में बंगाल में हुआ सत्ता परिवर्तन न तो बंगाल की जनता के लिए और न ही अंग्रेजों के लिए क्रांति का सूचक था। अब हम जानेंगे मीर जाफर जो 1763 से लेकर 1765 तक था। इसके समय 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, है ना, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764, है ना। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। दूसरी तरफ अवध का नवाब सुआदौल्ला, मुगल सम्राट शाह आलम फर्स्ट और बंगाल का अपदस्थ नवाज मीर कासिम शामिल था। युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजों ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट से इलाहाबाद की संधि की। कौन सी की? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके तहत अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्रदान हुए। नजमुद्दौला 1765 से 66 तक था। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। इसी के समय इलाहाबाद की संधि की गई, जिसके लिए क्लाइव को लंदन से बुलाया गया, है ना, क्लाइव को लंदन से बुलाया गया। अब इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, इसके बारे में हम जानते हैं। हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन थे? अंग्रेज थे, अवध के नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब था। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था, अवध का नवाब सुआदौल्ला था, मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम सेकंड और बंगाल का नवाब कौन था? नजमुद्दौला। संधि के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? इलाहाबाद की संधि के प्रावधान क्या क्या थे? अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगी, किंतु ये धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। किस पे आरोपित की गई? बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र लेकर उसे मुगल सम्राट को दे दिया गया और युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से 50 लाख रुपए प्राप्त किए। अंग्रेजों ने अवध के नवाब से वादा किया कि अगर कोई शक्ति अवध पर हमला करती है तो अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च अवध का नवाब करेगा। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज भारत में वैध शासक बन गए, है ना। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज भारत के वैध शासक बन गए। अब वे बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट द्वारा अधिकृत किए गए। इस तरह बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने भारत में उन्हें वैधता प्रदान की। अब अंग्रेजों की भारत विजय की प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्लासी से चली आ रही धन की लूट को वैधानिक मान्यता मिल गई, इसलिए बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध माना जाता है। मतलब बक्सर के युद्ध से ये हुआ कि इसका हम एक परिणाम अगर देख सकते हैं तो क्या हुआ? ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। उपनिवेश
बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। ठीक है, बक्सर की वजह से 1764 में जो हुआ था, है ना। अब हम जानेंगे बंगाल में द्वैध शासन जो 1765 से लेकर 1772 के मध्य चला। बंगाल में क्लाइव ने नवाब नजमुद्दौला के समय 1765 में द्वैध शासन की स्थापना की। ये द्वैध शासन 1772 तक चला। इस व्यवस्था के तहत दीवानी अधिकार कंपनी के पास रहा, किंतु प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो नवाब के पास रहा। इस प्रकार एक ही प्रांत पर दो शक्तियों का शासन मौजूद था। अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी, जबकि नवाब के पास केवल उत्तरदायित्व था। द्वैध शासन को लागू करने के कारण क्या क्या थे? कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने से उन्हें जन असंतोष का सामना करना पड़ा। इससे अंग्रेजों के आर्थिक लाभ बाधित होते, अतः आर्थिक लाभ लेने के लिए द्वैध शासन को लागू किया गया। प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता लेने पर बंगाल में मौजूद अन्य यूरोपीय व्यापारियों के विरोध का भय था। वस्तुतः उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर संघर्ष हो सकता था, अतः संघर्ष से बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया। प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया। यदि कंपनी बंगाल की सत्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में लेती तो ब्रिटिश संसद कंपनी मामलों में हस्तक्षेप करते हुए उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी। इस नियंत्रण से बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया। अब द्वैध शासन के क्या क्या परिणाम हुए? कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व न होने की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई। इससे बंगाल में अव्यवस्था फैली। कंपनी द्वारा बंगाल में मनमाने तरीके से राजस्व का निर्धारण किया गया। फलतः किसानों के ऊपर कर का बोझ बढ़ा और स्थिति दयनीय हुई। वस्तुतः द्वैध शासन से पूर्व 1764-65 में भू राजस्व की राशि 80 लाख रुपए थी, जो 1765-66 में 1.5 करोड़ हो गई। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर अधिक बल देने लगे, अतः कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंततः 1772 में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन की समाप्ति कर बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। इस तरह प्लासी से शुरू हुआ नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी हुई। अब हम जानेंगे मैसूर के बारे में। मैसूर में जब देखो विजयनगर का विघटन हुआ तो मैसूर में ओड्यार वंश का शासन था। शासक कौन कौन सा था? शासक था चिक्का कृष्ण राजा, ठीक है। इसका देवराज सेनापति था और नंदराज वित्त मंत्री था। हैदर अली सैनिक था। इन दोनों को हराकर 1761 में मैसूर पर अधिकार किया। किसने? हैदर अली ने, ठीक है। अब मैसूर के अंतर्गत हम जानेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से लेकर 1772 के मध्य हुआ था। हैदर अली 1760 में मैसूर का शासक बना। इसने फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाया और ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाई। फलतः अंग्रेजों के साथ उसका युद्ध हुआ, जो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे के जीते गए क्षेत्रों को लौटा दिया तथा अंग्रेजों ने आवश्यकता पड़ने पर मैसूर को सैन्य सहायता देने का वादा किया। किसको? मैसूर को। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध जानेंगे जो 1780 से लेकर 1784 के मध्य हुआ था। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की, अतः मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ। फलतः मैसूर और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्रांस इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहा था, अतः ब्रिटिश फ्रांसीसी संबंध तनावपूर्ण थे। ऐसे में भारत स्थित दोनों कंपनियों के बीच भी तनाव बढ़ा। इसी क्रम में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर नियंत्रण का प्रयास किया, जो मैसूर क्षेत्र में स्थित थी। अतः अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में थोड़े समय के लिए मैसूर निजाम और मराठों का त्रिगुट अंग्रेजों के विरुद्ध बना। इस तरह 1780 से 81 का वर्ष
अंग्रेजों के लिए सार्वजनिक संकट का वर्ष था, अर्थात भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति अंग्रेजों के प्रतिकूल थी। वस्तुतः इस समय भारत में अंग्रेजों का मराठों के साथ भी युद्ध चल रहा था, जिसमें अंग्रेजों की पराजय भी हुई थी। साथ ही इन्हीं मराठों के गुटों पर बॉम्बे और बंगाल के ब्रिटिश अधिकारियों में मतभेद था। दूसरी तरफ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की पराजय हो रही थी, जहां फ्रांस, हॉलैंड और स्पेन भी ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। इस तरह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ब्रिटिश के प्रतिकूल थी, किंतु भारत में मौजूद ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कुशलता से इसका समाधान निकाला। उसने निजाम और मराठों को अपने पक्ष में किया। वस्तुतः मराठों के साथ सालवाई की संधि जो 1782 में हुई थी, सालवाई की संधि कर उन्हें युद्ध से अलग किया। अंततः युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। हैदर की मृत्यु के पश्चात टीपू शासक बना और युद्ध जारी रखा। अंततः 1784 में मद्रास के गवर्नर मैकर्टनी के सहयोग से अंग्रेजों ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की और युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। वस्तुतः टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी तरफ कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची में मैसूर का उल्लेख नहीं किया था, अर्थात दोनों के बीच तनाव बढ़ा। इसी तरह जब ब्रिटिश संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर टीपू ने हमला किया, तब मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में निजाम मराठे और अंग्रेज का त्रिगुट बना और ये मैसूर के विरुद्ध लड़े और टीपू पराजित हुआ। उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। किसको? टीपू को। इस संधि के तहत टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि टीपू पर आरोपित की गई और अंग्रेजों ने टीपू के 2 पुत्रों को बंधक के रूप में रखा। इस तरह मैसूर की शक्ति को कमजोर कर दिया गया। इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतः कमजोर कर दिया। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मित्र मतलब ये मराठा लोग जिसके सहयोग से वो लड़ रहा था, और अपने शत्रु मतलब टीपू सुल्तान है ना, जो मैसूर राज्य था, उसको भी हमने कमजोर कर दिया। वस्तुतः कॉर्नवालिस यदि संपूर्ण मैसूर राज्य पर नियंत्रण कर लेता तो उसे अपने युद्धकालीन मित्रों मराठा और निजाम को अधिक क्षेत्र देना पड़ता। इससे वे शक्ति संपन्न होकर अंग्रेजों के लिए चुनौती बन सकते थे। इस चुनौती से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने टीपू के साथ संधि की और उसका आधा राज्य प्राप्त कर उसे कमजोर बना दिया, तो साथ ही मित्रों को भी शक्तिशाली बनने नहीं दिया। इस दृष्टि से श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस का एक दूरदर्शितापूर्ण कदम था। कौन सा? दूरदर्शितापूर्ण कदम था। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानेंगे, जो 1799 में हुआ था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। मैसूर का टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से अपना संबंध बनाए हुए था। दूसरी तरफ फ्रांस का नेपोलियन यूरोप में साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था, अतः अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश की सुरक्षा की चिंता हुई। ऐसे में वेलेजली ने फ्रांस से संबंध रखने वाली इस भारतीय शक्ति को समाप्त करना चाहा। इसी क्रम में मैसूर पर हमला कर टीपू को समाप्त किया और अब मैसूर के छोटे से भाग पर पुराने ओडियार वंश, कौन से वंश? ओडियार वंश के 2 वर्षीय शासक कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया और उससे सहायक संधि कर दी। मैसूर विजय के उपरांत वेलेजली ने कहा कि पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। जब मैसूर की विजय हो गई तो वेलेजली ने कहा कि पूर्व का साम्राज्य, मतलब भारत के संदर्भ में कहना चाह रहा था, पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। अब हम जानेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान ने स्वयं को फ्रांस के क्रांतिकारी जैकोबियन दल का सदस्य बनाया और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो जैकोबियन दल कौन थे? 2 तरह के दल थे, जेरोनिस्ट और जैकोबियन। ये मैंने जब वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति पढ़ाई थी तो वहाँ बताया था। टीपू ने अपने सैन्य संगठनों को यूरोप की पद्धति से प्रशिक्षित किया। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति की नींव मानता था
अतः टीपू ने यूरोपियों के समहानी व्यापारिक कंपनी गठित करने का प्रयास किया और विभिन्न देशों में अपने दूत भेजकर व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास किया। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कहा कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। किंतु टीपू कूटनीतिक क्षमता में कमजोर था। वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका। टीपू का मूल नाम फतेह अली था। ठीक है, अब हम मराठाओं के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।